बोलती किताब में स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग पर एक खास चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। ये किताब टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसे कैसे मात दें और कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करें, इस पर है। बिल्कुल। आज हम इसकी नींव पर बात करेंगे, मतलब पहले 3 अध्याय। हाँ, और इस किताब का जो सार है, जो दिल है, वो यही है कि अपना सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम, जिसे लेखक फ्रॉग कहते हैं, उसे पहचानो और सुबह सबसे पहले निपटा दो। अच्छा। उससे होता यह है कि पूरे दिन के लिए एक मोमेंटम सेट हो जाता है। आहा हा, ये बात तो है। तो आज की हमारी बातचीत इन्हीं पहले 3 कदमों पर रहेगी। लक्ष्य तय करना, फिर हर दिन की योजना बनाना, और वो जो मशहूर 80-20 नियम है, उसे कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 कहता है, स्पष्टता, क्लैरिटी, यही सबसे बड़ी ताकत है। सही। मुझे वो नेपोलियन हिल की बात याद आती है कि जीतने के लिए एक ही चीज चाहिए, उद्देश्य की निश्चितता। मतलब साफ पता हो कि क्या चाहिए और उसे पाने की जबरदस्त इच्छा हो। एकदम सही काम। इसके बिना तो बस इंसान भटकता ही रहता है। लेकिन ये स्पष्टता आती कैसे है? सिर्फ सोचने से नहीं, यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, लिखने से। लिखने से? हाँ, सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन सोचिए सिर्फ 3% जो अडल्ट्स हैं, उनके पास लिखे हुए स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। और पता है क्या? यही लोग बाकियों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। अरे बाप रे। बस लिखने भर से। हाँ, क्योंकि लिखने का मतलब है आप उसे गंभीरता से ले रहे हैं, वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रह जाता। लेखक इसके लिए 7 कदम भी बताते हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहला, तय करो कि असल में चाहिए क्या। दूसरा, उसे लिखो। हाँ। बिना लिखे वो बस एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। तीसरा, एक डेडलाइन, एक समय सीमा तय करो। चौथा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने भी काम करने हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है। पांचवा, उस लिस्ट को तरतीब दो प्राथमिकता के हिसाब से, मतलब एक प्लान बनाओ। छठा, फौरन उस प्लान पर काम शुरू करो, एक्शन लो। ये जरूरी है, एक्शन। बिल्कुल। और सातवां, रोज, हर रोज कुछ ऐसा करो जो आपको उस बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। कागज पर सोचो, ये नियम बहुत दमदार लगता है। बहुत ज्यादा है। लिखने से चीजें साफ होती हैं, धुंध हटती है। और जो चूकने की बात आपने पूछी थी ना, हाँ। अक्सर लोग या तो लिखते नहीं या फिर प्लान बनाकर उसे टालते रहते हैं। सोचते हैं कल से करेंगे। वो छठा कदम, यानी फौरन एक्शन लेना, वही अटक जाते हैं। सही बात है। और वो स्टीफन कोवी वाली बात भी मुझे बहुत सही लगती है कि भाई सीढ़ी चढ़ने से पहले ये तो देख लो कि वो सही दीवार पर लगी है या नहीं। बिल्कुल, यानी सिर्फ काम करना काफी नहीं, सही काम करना जरूरी है। जो हमें अगले अध्याय पर लाता है। लक्ष्य तो साफ हो गए, पर अब उन्हें हासिल करने के लिए रोजमर्रा का रास्ता कैसे बनाएं? यही आता है अध्याय 2, हर दिन की योजना पहले से बनाना। प्लान एवरी डे इन एडवांस। जी, एलन लेकिन का एक कथन है, योजना बनाना भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप अभी उसके बारे में कुछ कर सकें। बड़े लक्ष्य देखकर कई बार डर लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप उसे प्लान करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो वो मैनेजेबल लगने लगता है। जैसे हाथी को टुकड़ों में ही खाया जा सकता है। और वो 6P वाला फॉर्मूला, वो तो मुझे बहुत पसंद आया। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हाँ, सही पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। ये बात तो कमाल की है कि प्लानिंग में लगाया हर 1 मिनट काम करते वक्त 10 मिनट बचा सकता है ना? जबरदस्त। सोचिए, रोज के बस 10-12 मिनट अगर आप प्लान करने में लगाएं तो दिन में लगभग 2 घंटे बच सकते हैं आपके। 2 घंटे, ये तो मतलब जबरदस्त रिटर्न है टाइम इन्वेस्टमेंट पर। बिल्कुल। और लेखक ये भी कहते हैं कि अपनी लिस्ट हमेशा बना के रखें, और सबसे अच्छा है कि रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बना लें। अच्छा, रात को क्यों? ताकि रात भर आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो उन कामों पर काम करता रहे। सुबह आप ज्यादा तैयार महसूस करेंगे। ये दिलचस्प है, और कई तरह के लिस्ट्स का जिक्र है शायद। हाँ, जैसे एक मास्टर लिस्ट जिसमें आपके सारे भविष्य के लक्ष्य या आइडियाज हों, फिर मासिक लिस्ट, साप्ताहिक लिस्ट, और ये जो साप्ताहिक योजना है ना, पूरे हफ्ते की प्लानिंग, ये बहुत शक्तिशाली होती है। और फिर रोज की लिस्ट, और एक जरूरी बात, जैसे जैसे काम पूरे हों उन्हें लिस्ट पर टिक जरूर करें। हाँ, उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है ना? बिल्कुल, वो छोटी सी टिक मार्क आपको संतुष्टि देती है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। और हाँ,
10-90 नियम भी याद रखें। 10-90? हाँ, मतलब प्लानिंग में लगाया गया शुरू का 10% समय काम को पूरा करने में लगने वाला 90% तक समय बचा सकता है। वाह, ठीक है। तो लक्ष्य साफ हो गए, उनको करने की योजना भी बन गई। लेकिन दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं, किसको पहले करें, किसको बाद में। यहीं पर शायद तीसरा अध्याय आता है। बिल्कुल सही। तीसरा अध्याय, हर चीज पर 80-20 नियम लागू करें। पेरेटो सिद्धांत। जी हाँ, वही। गोएथे ने कहा था, हमारे पास हमेशा वक्त होता है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें। ये नियम कहता है कि हमारे जो 80% नतीजे हैं ना, हाँ, वो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अच्छा, जैसे 20% ग्राहक 80% बिक्री देते हैं। बिल्कुल, या 20% प्रोडक्ट्स 80% मुनाफा देते हैं। इसी को अपनी टू डू लिस्ट पर लगाइए। अगर आपके लिस्ट में 10 काम हैं, तो उनमें से शायद सिर्फ 2 काम ऐसे होंगे जिनका महत्व बाकी 8 कामों के कुल महत्व के बराबर या उससे भी ज्यादा होगा। तो ये नियम हमें वो 20% वाले सबसे अहम काम, हमारे असली फ्रॉग्स पहचानने में मदद करता है। एग्जैक्टली। लेकिन मुश्किल ये है कि अक्सर यही काम सबसे कठिन भी होते हैं और हम उन्हें टालते रहते हैं। काम है वाइटल फ्यू, उनको टालते जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं से होना है। तो लेखक क्या कहते हैं, कैसे करें? साफ कहते हैं, उन निचले 80% कामों को करने से इनकार करें जब तक आपके टॉप 20% वाले काम बाकी हैं। छोटे मोटे काम पहले निपटाने का जो मोह होता है ना, उससे बचना है। ये मुश्किल है लेकिन जरूरी लगता है। बिल्कुल। हर काम शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये काम मेरी टॉप 20% एक्टिविटीज में आता है या बॉटम 80% में? और जब हम वो मुश्किल पर सबसे जरूरी काम कर लेते हैं तो एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलती है ना, गर्व महसूस होता है। निश्चित रूप से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। तो आप देखिए ये तीनों अध्याय कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, कैसे? देखिए, स्पष्ट लक्ष्य यानी चैप्टर 1 हमें ये पहचानने में मदद करते हैं कि कौन से काम असल में महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जिससे हम चैप्टर 3 का 80-20 नियम लगाकर अपने वो वाइटल फ्यू यानी सबसे जरूरी 20% काम पहचान सकें। अच्छा। और फिर चैप्टर 2 यानी योजना बनाना, ये पक्का करता है कि हम उन जरूरी कामों के लिए समय निकालें और उन्हें प्राथमिकता दें। समझ गई। मतलब ये जानना कि क्या करना है, फिर उसे करने की योजना बनाना और उसके बाद अपना पूरा ध्यान सबसे असरदार कामों पर लगाना, यही है टाल मटोल को हराने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का पहला और सबसे मजबूत कदम। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत होती है कम समय में ज्यादा हासिल करने की यात्रा की। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बहुत मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के 3 खास अध्यायों पर बात करेंगे, चैप्टर 4, 5 और 6। हाँ, बिल्कुल। ये देखेंगे कि कैसे अपने कामों के असर को समझें, प्रायोरिटीज तय करें और उन खास एरिया पर फोकस करें जो सच में जरूरी हैं। सही। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 से, परिणामों पर विचार करें। इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात है। इसका क्या मतलब है असल में? इसका मतलब है कि जो भी हम आज कर रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये सोचना। अच्छा। मतलब जो बड़े काम हैं, महत्वपूर्ण काम, उनका भविष्य पर बड़ा असर होता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। और जो छोटे मोटे काम हैं, उनका असर या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं। तो सवाल खुद से पूछना है हमेशा, इस काम को करने या न करने का लॉन्ग टर्म में क्या नतीजा होगा। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जैसे अभी आराम कर लें या वो मुश्किल काम करें जिसका फायदा बाद में मिलेगा। बिल्कुल, वो डेनिस वेटली का कोट याद है ना? हाँ, कुछ ऐसा कि असफल लोग वो करते हैं जिससे टेंशन कम हो। हाँ, बिल्कुल। असफल लोग वो करते हैं जो तनाव कम करता है, जबकि विजेता वो करते हैं जो लक्ष्य प्राप्त करता है। तो पॉइंट ये है कि उन कामों को पहचानो जिनके परिणाम बड़े हों, वही आपका फ्रॉग है। ठीक है, समझी। तो पहले ये सोचें कि लॉन्ग टर्म में क्या जरूरी है, पर फिर दिन भर में तो इतने सारे काम होते हैं, उन्हें प्राथमिकता कैसे दें? यहाँ शायद चैप्टर 5 आता है, ABCD मेथड। एग्जैक्टली। ये बहुत ही क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल तरीका है रोज की प्राथमिकता तय करने का। आप अपनी लिस्ट बनाइए और फिर हर काम को लेबल कीजिए। ओके। ए मतलब एब्सोल्यूट मस्ट डू। ये वो काम है जिन्हें करना ही करना है, नहीं किया तो गड़बड़ होगी, सीरियस वाली। ये असली फ्रॉग्स हैं। और अगर कई ए हो तो उन्हें नंबर दीजिए, A1, A2, A3। A1 सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फ्रॉग। ठीक है। फिर बी यानी शुड डू, करने चाहिए, हल्के परिणाम होंगे अगर नहीं किए तो। ये समझ लीजिए मेंढक के बच्चे, टैडपोल्स। अच्छा। नियम सीधा है,
जब तक ए काम बाकी है, बी को हाथ मत लगाओ। ओहो, ये जरूरी है। और सी? सी मतलब कुड डू। करना अच्छा है, पर ना करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे दोस्त को कॉल करना या कॉफी पीना। समझ गई। और डी और ई? डी मतलब डेलीगेट। जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दो, अपना टाइम बचाओ। और ई मतलब एलिमिनेट। ऐसे काम जो अब जरूरी नहीं है उन्हें लिस्ट से हटा ही दो। वाह, ये तो काफी क्लियर फ्रेमवर्क है। पर असली चैलेंज तो उस A1 पर टिके रहना है ना, जब बी और सी वाले काम ज्यादा आसान लगे। बिल्कुल, अनुशासन वही सबसे मुश्किल और सबसे रिवॉर्डिंग चीज है। A1 काम पर फोकस करके उसे खत्म करने का डिसिप्लिन। इससे जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो कमाल का होता है। ये बात तो है। अच्छा, तो हमने ये तय कर लिया कि क्या करना है A1, कैसे करना है ABCD, लेकिन किस एरिया में ये सबसे ज्यादा मायने रखता है? यहीं चैप्टर 6 आता है, मुख्य परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। सही पकड़ा, की रिजल्ट एरियाज या KRAs। सवाल यह है कि भाई आपको कंपनी तनख्वाह क्यों दे रही है? हाँ। वो इसलिए क्योंकि आपसे कुछ खास नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। आमतौर पर 5 से 7 ऐसे एरिया होते हैं जिनके लिए आप सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ये आपके KRAs हैं। मतलब वो काम जो अगर मैंने नहीं किए तो होंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी कोर जिम्मेदारी है। किताब में ये भी कहा है कि इन KRAs में खुद को ग्रेड दो 1 से 10 के स्केल पर। ये क्यों? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो सबसे कमजोर KRA है ना, वही आपकी ओवरऑल सक्सेस को लिमिट कर देता है। ओह, जैसे बॉटल की गर्दन? हाँ बिल्कुल वैसा ही। किताब कहती है आपका सबसे कमजोर मुख्य परिणाम क्षेत्र वो ऊंचाई निर्धारित करता है जिस पर आप अपने अन्य सभी कौशलों और क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। उस कमजोर एरिया से बचना मतलब प्रॉब्लम को बढ़ाना। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जहां हम कमजोर हैं उसी पर सबसे पहले काम करना चाहिए। हाँ, सवाल पूछिए, वो कौन सा एक स्किल है जिसे अगर मैं सीख लूं और बढ़िया से करूं तो मेरे करियर पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। उस स्किल को पहचानना और फिर उसे सुधारने के लिए प्लान बनाना, यही तरीका है आगे बढ़ने का। लगातार अपने KRAs को बेहतर बनाना। तो मतलब सिर्फ A1 काम चुनना काफी नहीं, ये भी देखना है कि वो किस KRA में आता है और क्या वो मेरा कमजोर KRA तो नहीं। बिल्कुल, अपने सबसे जरूरी कामों को अपने सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट एरियाज में करना, खासकर जहां सुधार की गुंजाइश है, यही फोकस है। वाह, तो ये तीनों चैप्टर्स मिलकर एक तरह से पूरा सिस्टम बनाते हैं। पहले बड़ा सोचो चैप्टर 4, फिर रोज प्राथमिकता तय करो चैप्टर 5, और फिर फोकस करो कि कहाँ सबसे ज्यादा असर डालना है। एकदम सही। ये जानबूझकर सोच समझकर एक्शन लेने की बात है। अपनी एनर्जी वहीं लगाना जहां से बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिले। पर असली खेल तो इन्हें जानने का नहीं, इन्हें लगातार करने का है, रोज। बिल्कुल। तो शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, कौन से काम सिर्फ तनाव कम कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं दिला रहे, और वो कौन सा एक KRA है जिससे सुधारने से आप अब तक बचते रहे हैं। 7, 8 और 9। जी हाँ, और हमारा मकसद है इन अध्यायों से मतलब जो सबसे काम की बातें हैं, जो तकनीकें हैं, उन्हें समझना। बिल्कुल। तो ये अध्याय 7, 8 और 9 ये सब कहीं ना कहीं प्राथमिकता तय करने के बाद वाले कदमों पर हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक बार जब पता चल गया कि क्या जरूरी है तो उसे असल में करें कैसे, ये अध्याय इसी पर है। फोर्स्ड एफिशिएंसी, फिर तैयारी और लगातार सीखना, ये तीनों मिलकर टालम टोल से लड़ने में मदद करते हैं। सही। तो चलिए अध्याय 7 से ही शुरू करते हैं, फोर्स्ड एफिशिएंसी का नियम। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये बात है? हाँ, एकदम यही। ट्रेसी साफ कहते हैं, सब कुछ करने के लिए कभी पूरा समय नहीं होता, लेकिन सबसे जरूरी काम करने के लिए हमेशा होता है। फोर्स्ड एफिशिएंसी का मतलब है ये मानना कि समय तो सीमित है, तो हमें चुनना ही पड़ेगा। मतलब मजबूरन सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना होगा। ये जो बैकलॉग वाली बात है, 300-400 घंटे का पेंडिंग काम, ये आजकल आम है। जी बिल्कुल। किताब के हिसाब से औसत व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा, शायद 110-130% काम कर रहा है, तो बैकलॉग तो होगा ही। इस ख्याल को छोड़ देना चाहिए कि कभी सब काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सुन के थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा शायद मैं ही पीछे हूं। लेकिन एक बात और, किताब कहती है कि लोग दबाव में बेहतर काम करते हैं। ये सच है क्या? देखिए, किताब में जिस शोध का जिक्र है उसके मुताबिक ये ज्यादातर एक मिथक है। अच्छा। हाँ,
दबाव से अक्सर तनाव बढ़ता है, गलतियां होती हैं, काम शायद दोबारा करना पड़े। असली चीज आखिरी मिनट की भागदौड़ नहीं, बल्कि लगातार उन कामों पर फोकस करना है जिनसे सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो फिर सवाल ये है कि वो सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा फायदे वाले काम पहचाने कैसे जाएं? इसके लिए ट्रेसी 3 बहुत कारगर सवाल देते हैं, खुद से बार बार पूछने के लिए। हाँ। कौन से सवाल है? पहला, मेरी सबसे ज्यादा कीमत वाली गतिविधियां क्या हैं? मतलब मेरे सबसे बड़े फ्रॉग्स कौन से हैं? दूसरा, वो क्या है जो मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और अगर उसे अच्छी तरह करूं तो सच में बड़ा फर्क पड़ेगा। ये पीटर ड्रकर का मशहूर सवाल है। हाँ, ये तो सुना है। और तीसरा? और तीसरा, अभी इसी पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? वाह, ये तीसरा सवाल तो बहुत, क्या कहते हैं, डायनामिक है। इसका जवाब तो शायद हर घंटे बदल सकता है। बिल्कुल। ये गोईथे की बात याद दिलाता है। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। सीधी सी बात है, प्राथमिकता। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने पहचान लिया क्या जरूरी है, अध्याय 7। अब शुरू कैसे करें? यहीं पर शायद अध्याय 8 आता है। शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। ये कुछ वैसा है जैसे खाना बनाने से पहले सब काट पीट के रख लेना। हाँ, बिल्कुल वही। एकदम सही उदाहरण है। पूरी तैयारी का मतलब है काम शुरू करने के लिए बस एक छोटा सा पुश चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है अपनी काम करने की जगह को साफ सुथरा रखना, सारी जरूरी चीजें, मतलब जानकारी, रिपोर्ट्स, कोई फोन नंबर, कोई कोड, जो भी चाहिए वो सब पहले से जुटा लेना। सब हाथ के पास होना चाहिए। और एक अच्छी साफ सुथरी जगह, शायद देखने में भी अच्छी लगे, वो भी मदद करती है। हाँ, निश्चित रूप से। एक व्यवस्थित और आकर्षक जगह पे काम शुरू करना आसान होता है, ध्यान भी लगा रहता है। वो जो एक एहसास होता है ना कि इतना सारा काम है, कहाँ से शुरू करूं, तैयारी उससे लड़ने में मदद करती है। असल में कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स इसीलिए शुरू नहीं हो पाते क्योंकि तैयारी ही नहीं होती। किताब में वो लॉस एंजलिस के पटकथा लेखकों का जिक्र है ना, हाँ, जो हमेशा कहते हैं बस लगभग खत्म होने वाला है, पर असल में शुरू ही ठीक से नहीं कर पाए होते क्योंकि तैयारी अधूरी थी। समझ गया। तो जगह तैयार, सामान तैयार, इरादे से बैठे और बस शुरू हो जाए। बिल्कुल, चलो काम पर लगे वाली भावना। लेकिन तैयारी में सिर्फ चीजें जुटाना ही नहीं है, सही कौशल होना भी तो जरूरी है ना? शायद यही पर अध्याय 9 फिट होता है। अपना होमवर्क करें, मतलब सीखते रहें। बिल्कुल सही पकड़ा। टाल मटोल का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम किसी काम को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते, या लगता है कि कोई खास स्किल हमारे पास नहीं है। अच्छा। और आजकल तो कौशल बहुत जल्दी पुराने भी पड़ जाते हैं, इसलिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। वो बास्केटबॉल कोच पैट रिले ने कहा था ना, हाँ। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। तो अपने काम के जो मुख्य हिस्से हैं, जहां अच्छा रिजल्ट देना सबसे जरूरी है, उनके लिए कौन से स्किल चाहिए ये पहचानना और उन्हें बेहतर बनाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मुख्य कामों में बेहतर हो जाएं, तो न सिर्फ हमारा समय बचेगा बल्कि उन्हें शुरू करने का मोटिवेशन भी बढ़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा। जब पता होता है कि आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं तो उसे टालने का मन कम करता है, उसे करने में मजा आता है। ट्रेसी जोर देते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है। उन्होंने खुद का उदाहरण दिया है कि कैसे टच टाइपिंग सीखकर उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। हाँ, ये उदाहरण तो याद है। और उन्होंने कुछ तरीके भी बताया सीखने का, जैसे रोज पढ़ना। जी, रोज अपने क्षेत्र में कम से कम 1 घंटा पढ़ना, नए कोर्स करना, इंडस्ट्री के इवेंट्स में जाना, और हाँ, ड्राइविंग करते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनना। ये सब तरीके आपकी काबिलियत और आपका आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। ये एक तरह से अपने काम का, अपनी कला का जीवन भर छात्र बने रहने जैसा है। अपने विकास को भी एक प्रोजेक्ट की तरह देखना। जैसा ट्रेसी कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लगातार सीखना न्यूनतम जरूरत है। अब ये कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो अगर इन तीनों अध्यायों को एक साथ देखें, 7, 8 और 9, तो एक सिलसिला सा बनता है। पहले फोर्स्ड एफिशिएंसी से पहचानो कि क्या जरूरी है, फिर पूरी तैयारी करो ताकि शुरू करना आसान हो, और फिर लगातार सीखते रहो ताकि काबिलियत और आत्मविश्वास बढ़े। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों रणनीतियां मिलकर उन बड़े मुश्किल कामों, उन फ्रॉग्स पर टाल मटोल से निपटने के लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कैसे करते हैं, पूरी तैयारी और सही कौशल के साथ। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने में आती है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो कौशल जिसकी जरूरत है अध्याय 9, वो असल में बेहतर तैयारी करना सीखना ही हो अध्याय 8?
मतलब तैयारी करना भी अपने आप में एक स्किल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल हो सकता है। ये एक तरह का क्या कहेंगे, पॉजिटिव लूप बन जाता है, जहां तैयारी करने की प्रक्रिया में महारत हासिल करना, जो खुद एक स्किल है, वो आपको बड़े और मुश्किल काम करने के काबिल बनाता है। हाँ, सोचने वाली बात है कि कैसे ये प्रक्रिया वाले कौशल असल में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। तो ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग पर हमारी बातचीत जारी है। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि सबसे जरूरी काम कैसे चुने, कैसे शुरू करें। बिल्कुल। अब हम देखेंगे चैप्टर 10 कि अपनी खास प्रतिभाओं का इस्तेमाल कैसे करें, फिर चैप्टर 11 कि सबसे बड़ी रुकावटें कैसे पहचानें, और फिर चैप्टर 12 उन बड़े कामों को छोटे मतलब संभालने लायक हिस्सों में कैसे तोड़े। हाँ, ये तीनों मिलकर काफी प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 से, अपनी खास प्रतिभाओं का लाभ उठाना। इसमें डीन ब्रिग्स का एक कोट है, अपना काम करो, सिर्फ अपना काम नहीं बल्कि थोड़ा और, वो थोड़ा ज्यादा जो बाकी सबके लायक है। ये थोड़ा और वाली बात क्या है? मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना? नहीं, यहाँ मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत या ज्यादा घंटे लगाना नहीं है। ट्रेसी का जो मानना है वो ये कि हम सब में कुछ ना कुछ खास टैलेंट्स होते हैं, वो चीजें जो हम शायद दूसरों से बेहतर करते हैं। तो आपकी सबसे कीमती चीज है आपकी अर्निंग एबिलिटी, मतलब कमाने की क्षमता, आपका ज्ञान, आपका स्किल। अच्छा, तो ये थोड़ा और असल में उस एरिया में है जहां आपका टैलेंट है, उसमें और ज्यादा अच्छा बनना, उसमें महारत हासिल करना। तो सवाल ये है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, है ना? बिल्कुल, सवाल यही है, आप असल में किस चीज में अच्छे हैं, किस काम के लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं, या कौन सा काम आपको बड़ा आसान लगता है पर दूसरों को वो मुश्किल लगता है। हाँ, और ये आइडिया भी अच्छा है कि जिस चीज में मजा आता है उसमें आप बेहतरीन बन सकते हैं। सही कहा। तो किताब कहती है कि खुद से कुछ सवाल पूछो, जैसे मैं असल में क्या अच्छा करती हूँ, मुझे अपने काम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी पिछली जो सफलताएं रहीं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। ये सवाल पूछने से शायद अपनी ताकत पहचानने में मदद मिले। बिल्कुल। और एक बार वो पता चल जाए तो फिर पूरी लगन से मतलब खुद को झोंक देना है उसे एक चीज में माहिर बनने के लिए। अच्छा। अपनी सबसे अच्छी एनर्जी उन कामों पर लगानी है जहां आपकी ये यूनिक प्रतिभा, वो जो आपका खास टैलेंट है, वो सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। सोचिए अगर 80% एनर्जी उन टॉप 20% कामों में लगे जहां आपका टैलेंट है। हाँ, नतीजे तो कमाल के होंगे। बिल्कुल, ये बात तो सही है, अपनी ताकत पर फोकस करना। लेकिन कई बार हम इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि कोई चीज रास्ता रोक रही होती है, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। सही बात है। और यहीं से हम चैप्टर 11 पर आते हैं, अपनी मुख्य बाधाओं मतलब कंस्ट्रेंट्स को पहचानना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का कोट है, अपने सारे विचारों को हाथ में लिए काम पर केंद्रित करें। सूरज की किरणें तब तक नहीं जलाती जब तक उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित न किया जाए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें क्या रोक रहा है, वो कौन सी एक चीज है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। ट्रेसी इसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, मतलब वो कौन सी एक चीज है जो आपकी तरक्की की रफ्तार तय कर रही है। और पता है इसमें एक दिलचस्प बात है, 80-20 रूल यहां भी काम करता है। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, ट्रेसी कहते हैं कि 80% जो बाधाएं होती हैं वो अंदरूनी होती हैं, हमारे अंदर, हमारी अपनी काबिलियत, आदतें, कोई डर या डिसिप्लिन की कमी। 80% सच में? हाँ जी, सिर्फ 20% ही बाहरी होती हैं, जैसे मार्केट, कंपटीशन, लोग या संसाधन। बाप रे, 80% अंदरूनी। इसका मतलब है कि ज्यादातर रुकावटें तो हमारे अपने अंदर ही हैं। तो खुद के साथ बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। बिल्कुल। पूछना पड़ेगा मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है खुद को ऐसे देखना। हाँ, मुश्किल है, लेकिन सही बाधा पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे किताब में एक कंपनी का उदाहरण दिया है। उनकी बिक्री गिर रही थी और वे अपनी सेल्स टीम को दोष दे रहे थे। उनको ट्रेनिंग दी, मोटिवेट किया, पर कुछ नहीं बदला। फिर बाद में पता चला कि असली दिक्कत सेल्स टीम नहीं बल्कि गलत प्राइसिंग थी। कीमत ठीक की और बिक्री बढ़ गई। अरे वाह, मतलब गलत जगह मेहनत कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, गलत बाधा पर मेहनत करना तो बस समय और एनर्जी की बर्बादी है। एक बार सही बाधा मिल जाए और उसे हटा दिया जाए तो अक्सर गाड़ी एकदम से चल पड़ती है, मोमेंटम आ जाता है। तो ठीक है, हमने अपनी ताकत पहचानी चैप्टर 10, सबसे बड़ी रुकावट भी ढूंढ ली चैप्टर 11। पर अगर वो रुकावट या वो लक्ष्य बहुत बड़ा लगे, डरावना लगे। हाँ, ये भी होता है।
तो यहीं चैप्टर 12 काम आता है। ये बताता है कि बड़े पहाड़ जैसे काम को भी छोटे छोटे कदमों से कैसे पार किया जा सकता है। इसमें सैमुअल स्माइल्स का एक कोट है, मामूली शक्तियों वाले लोग भी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे अगर वे खुद को पूरी तरह से और लगातार एक समय में एक चीज पर लगाते हैं। मतलब इंच दर इंच सब आसान है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए ट्रेसी ने वो सहारा रेगिस्तान वाली कहानी बताई है, वो बड़ी कमाल की है। हाँ, मैंने पढ़ी है, वो तेल के ड्रम वाली। हाँ, वही। सोचिए, 500 मील लंबा रेगिस्तान। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, हर 5 किलोमीटर पर एक काला तेल का ड्रम लगा दिया। अच्छा। यात्रियों को बस इतना करना था कि वो अगले ड्रम तक पहुंच जाएं। एक ड्रम से दूसरा हमेशा दिखता था। तो बस अगले ड्रम पर फोकस करके उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पार कर लिया, एक बार में एक तेल का बैरल लेकर। वाह, ये कहानी तो बहुत पावरफुल है। मतलब बड़े डरावने लक्ष्य को देखकर घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस अगला छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो कदम उठाना है। जैसे कहते हैं ना, छलांग लगाओ और जाल अपने आप आ जाएगा। एकदम सही। बस वो पहला कदम उठाना जरूरी है। तो बस पहला कदम। ट्रेसी यही कहते हैं, बस पहला कदम उठाओ। अगर काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसके सारे छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बना लो। अच्छा, लिस्ट बना ले। हाँ, फिर बस एक कदम पूरा करो, फिर अगला। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि धीरे धीरे कितना कुछ पूरा हो जाता है। वो छोटे छोटे कदम ही मिलकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों चैप्टर्स मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताते हैं। अपनी खास प्रतिभाओं पर फोकस करो, सबसे बड़ी रुकावट पहचानो और उसे हटाओ। हाँ जी। और फिर उस बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़कर एक एक करके पूरा करते जाओ। बिल्कुल, ये वाकई किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का एक प्रैक्टिकल नक्शा जैसा है। और शायद सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में या हमारे काम में वो अगला तेल का बैरल क्या है। सही सवाल है। वो छोटा सा कदम कौन सा है जो हम आज अभी उठा सकते हैं। अध्याय 13, 14 और 15। और ये तीनों ही टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, उससे जुड़े हैं। सही कहा। कैसे खुद पर दबाव बनाएं, अपनी एनर्जी कैसे टॉप पर रखें और खुद को एक्शन में कैसे लाएं। तो चलिए अध्याय 13 से शुरू करते हैं। खुद पर दबाव डालें। इसमें एक बात है जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, कि सिर्फ 2% लोग बिना सुपरविजन के काम कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें वो लीडर कहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं खुद को उस 2% में लाने की कोशिश करनी है, खुद का लीडर बनना है। सही। और वो आत्मसम्मान वाली बात भी अच्छी है, खुद के साथ प्रतिष्ठा। हाँ, मतलब जब हम खुद से किया वादा निभाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अपनी ही नजरों में उठते हैं। बिल्कुल। और ट्रेसी ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं। जैसे वो वाला उदाहरण कि सोचो कल 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ जाए। ओ हाँ, तो आज कौन से काम जरूर खत्म करोगे। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या जरूरी है। सही बात है, प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। और वो डेडलाइन वाली बात। हाँ, हर काम के लिए डेडलाइन और फिर बीच में मिनी डेडलाइन भी, जिसे वो फोर्सिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब एक सिस्टम बनाओ जो तुम्हें मजबूर करे काम करने पर। अपने लिए ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखना और बहाने नहीं बनाना। मुश्किल है, पर आदत बन जाए तो फिर काम तेजी से होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। ठीक है, तो खुद पर प्रेशर डालना समझ आया, पर उसके लिए भाई ताकत भी तो चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर आता है अध्याय 14, अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। मेरी फेवरेट बात इस चैप्टर की, एनर्जी। हाँ, इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनर्जी सबको परफॉर्मेंस का बेस बताया है। और ये बात कितनी सही है कि जब हम फ्रेश होते हैं, आराम किए हुए होते हैं, तो कितना ज्यादा काम कर लेते हैं। थके होने के मुकाबले 2 गुना, 3 गुना, शायद 5 गुना भी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पीक टाइम कौन सा है दिन में। बिल्कुल, ताकि सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम उसी वक्त निपटाए जाएं। हाँ, क्योंकि थकान तो टालमटोल की पक्की दोस्त है। सही कहा। इसीलिए ट्रेसी नींद पर बहुत जोर देते हैं। हफ्ते में कम से कम 5 रात अच्छी पूरी नींद। और वो एक दिन की छुट्टी वाली बात भी, हफ्ते में एक पूरा दिन ऑफ जिसमें दिमाग को भी रेस्ट मिले। हाँ, और रेगुलर वेकेशंस भी। ये सब हमारी बैटरी चार्ज रखने के तरीके हैं। और खाना पीना वो भी बहुत अहम है। हाँ, बताया ना, हाई प्रोटीन नाश्ता, दोपहर में हल्का खाना, सलाद वगैरह। और चीनी, मैदा, इन चीजों से बचना। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज। तो मतलब सीधी सी बात है, हाई एनर्जी मतलब कम टाल मटोल। बिल्कुल। तो प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गई। अब आता है माइंडसेट का खेल। अध्याय 15, खुद को एक्शन में लाएं। हाँ, ये भी बहुत पावरफुल है। हमारी सोच, हमारा नजरिया। ये वाला फैक्ट तो कमाल है कि हमारी 95% भावनाएं इस पे डिपेंड करती हैं कि हम खुद से क्या बातें करते हैं।
सोचिए जरा, मतलब हमारा अंदरूनी डायलॉग कितना जरूरी है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए, एक्शन में आने के लिए ट्रेसी कहते हैं पक्के आशावादी बनो, ऑप्टिमिस्ट। बिल्कुल, खुद से अच्छी बातें कहो, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, वो मजेदार टिप भी है कि कोई पूछे कैसे हो तो कहो जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ या शानदार। हाँ, वो माहौल बनाता है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। और आशावादियों के 3 खास बर्ताव बताएं उन्होंने। पहला, कि वो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढते हैं। दूसरा, हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं, उसे एक लेसन मानते हैं, रुकावट नहीं। और तीसरा, हमेशा हल के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, फोकस सोल्यूशन पर। फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अतीत में नहीं अटके रहते। एग्जैक्टली। और जब सोच ऐसी होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, क्रिएटिविटी आती है। अन्या सबको मत बताओ। ओ हाँ, वो 80-20 वाला रूल। हाँ, कि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% शायद खुश होते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम है। कड़वा है पर शायद सच है। तो इन 3 अध्यायों का सार देखें तो खुद पर सही तरह का प्रेशर बनाना, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना और अपनी सोच को पॉजिटिव और आशावादी रखना। ये तीनों मिलकर ही हमें टाल मटोल से बचा सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि शायद सबसे बड़ा फ्रॉग कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि वो अंदरूनी लड़ाई जीतना है। जी, अनुशासन, एनर्जी और आशावाद को लगातार बनाए रखना। बहुत सही कहा। ये अंदर का खेल ही सबसे अहम है। चैप्टर 16, 17 और 18 हाँ जी, ये हमारी टालमटोल की आदत और काम करने के तरीके को समझने में मदद करते हैं। देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल। ये अध्याय ना असल में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब कैसे कुछ चीजों को जानबूझकर टालना है, क्यों सबसे मुश्किल काम पहले करना है और बड़े काम को कैसे आसान बनाना है। हाँ, ये वाकई में मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके लगते हैं। बिल्कुल। तो पहला आइडिया, चैप्टर 16, रचनात्मक टालमटोल। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब सा है ना, टालमटोल और वो भी रचनात्मक। हाँ, है तो थोड़ा विरोधाभासी, क्योंकि टालमटोल को तो हम बुराई मानते हैं, पर यहाँ लेखक का मतलब है सोच समझकर इरादे से उन कामों को टालना जो कम जरूरी हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, सच तो यह है कि हम सब कुछ कर ही नहीं सकते। टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में मायने रखता है और क्या नहीं। लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग ज्यादा सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते, उनमें एक बड़ा फर्क ये होता है कि वो क्या टालना चुनते हैं। तो ये सिर्फ प्रायोरिटी सेट करने की बात नहीं है, बल्कि ये भी कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही। लेखक इसे पोस्टीरियोरिटीज कहते हैं, यानी वो काम जिन्हें हमें जानबूझकर पीछे रखना है। कम महत्व वाले काम पहचानिए, उन्हें टालिए, किसी और को दे दीजिए या शायद छोड़ ही दीजिए। और इसके लिए ना कहना सीखना पड़ेगा। हाँ, वो सबसे जरूरी है। कई बार हम छोटे गैर जरूरी कामों में फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ना नहीं कह पाते। इसमें एक जीरो बेस्ड थिंकिंग का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, जीरो बेस्ड थिंकिंग ये एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज है। आप अपने अभी के कामों को देखते हैं और खुद से पूछते हैं, भाई आज की तारीख में जो मुझे पता है, क्या मैं ये काम दोबारा शुरू करता? अच्छा। अगर जवाब नहीं है तो शायद ये वक्त आ गया है कि उस काम को बंद कर दें या कम कर दें। ये हमें पुराने फैसलों के बोझ से आजाद करता है। ठीक है, तो हमने कम जरूरी काम हटा दिए, अब बचे जरूरी काम। तो चैप्टर 17 कहता है कि शुरुआत कहाँ से करें, खासकर जब लिस्ट लंबी हो और कोई एक काम बहुत भारी लग रहा हो। हाँ, यहीं पर आता है सिद्धांत सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। लेखक इसे आपका सबसे बड़ा मेंढक या A1 टास्क कहते हैं, वो काम जो सबसे जरूरी है और जिसे टालने का मन सबसे ज्यादा करता है। सलाह ये है कि सुबह उठते ही बिना ज्यादा सोचे बस उसी काम में जुट जाइए। हाँ, और किताब में तैयारी पे भी जोर है कि रात को ही प्लान बना लो अगले दिन के उस बड़े काम का। लिस्ट, प्रायोरिटी, जरूरी सामान सब तैयार रखो। एकदम सही कहा आपने, ताकि सुबह उठकर कोई बहाना ना हो। ये सिर्फ काम खत्म करने का तरीका नहीं है, ये एक तरह से डिसिप्लिन बनाने का तरीका है। अच्छा। जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह ही निपटा लेते हैं ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एनर्जी महसूस होती है पूरे दिन। हाँ, ये तो है। आदत बनाने के लिए 21 दिन तक लगातार करें, बस ये सोचकर शुरू करें, चलो बस आज के लिए। लेकिन कई बार वो सबसे मुश्किल काम इतना बड़ा लगता है कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। मतलब वो पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आती है।
तो शायद इसीलिए चैप्टर 18 में वो स्लाइस एंड डाइस वाली बात कही गई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। जब काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना है। पहली है सलामी स्लाइस टेक्निक। सलामी स्लाइस। हाँ, जैसे आप पूरी सलामी एक बार में नहीं खा सकते, टुकड़ों में खाते हैं, वैसे ही बड़े काम के सारे स्टेप्स लिख लीजिए और फिर तय कीजिए कि एक बार में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, एक स्टेप पूरा करेंगे। अच्छा, मतलब एक एक करके। हाँ, और दूसरी है स्विस चीज टेक्निक। स्विस चीज। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें आप तय करते हैं कि आप उस बड़े काम में एक छोटा सा छेद करेंगे, मतलब सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए उस पर काम करेंगे और फिर रुक जाएंगे। बस 5-10 मिनट। हाँ, ये तब बहुत काम आता है जब काम शुरू करने का बिल्कुल मन ना हो। वो शुरू करने की जो हिचकी होती है ना, वो कम हो जाती है। हाँ, ये अच्छा है। दोनों टेक्निक्स के पीछे साइकोलॉजी एक ही है। जब आप छोटा सा हिस्सा भी पूरा करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो हुआ। प्रोग्रेस दिखती है। बिल्कुल, उससे मोमेंटम बनता है, आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। हमारे अंदर एक इच्छा होती है काम पूरा करने की, ये उसे जगाता है और धीरे धीरे वो बड़ा काम भी हो जाता है। तो ये 3 रणनीतियां, सोच समझकर टालना, फिर सबसे मुश्किल काम पहले करना, और अगर वो बड़ा है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये मिलकर काफी पावरफुल लगती हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये आदतें हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। लगातार प्रैक्टिस से ही ये हमारे काम करने का हिस्सा बन पाएंगी। सही बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज ऐसा कौन सा एक कम जरूरी काम है जिसे आप रचनात्मक रूप से टाल सकते हैं, ताकि अपने सबसे बड़े मेंढक के लिए थोड़ा और वक्त निकल सके। चैप्टर्स 19, 20 और 21। जी हाँ, और इनमें ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कुछ बहुत ही दमदार तरीके बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज देखेंगे कि कैसे ये तरीके, मतलब अपने काम के लिए बड़े टाइम स्लॉट निकालना, फिर हर काम फौरन करने की आदत डालना, हाँ, वो अर्जेंसी वाली बात, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम को पकड़कर पूरा करना, ये सब हमारी वर्किंग कैपेसिटी को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। एक तरह से ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। तो फिर चैप्टर 19 से शुरू करें। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, यानी समय के बड़े हिस्से बनाना। हाँ, नीडो कुबेन का एक कोट है जो यहाँ एकदम सही लगता है कि अपनी सारी एनर्जी कुछ गिने चुने टारगेट्स पर फोकस करने से ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। और ये बात ना खासकर बड़े और जरूरी कामों के लिए सच है। उनको ना बिना रुकावट वाला लंबा समय चाहिए होता है। तो ये करें कैसे, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, सबसे जरूरी है कि आप अपने दिन की प्लानिंग पहले से करें, एडवांस में, और फिर अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों के लिए 30, 60 या शायद 90 मिनट के टाइम ब्लॉक्स तय करें। अच्छा, मतलब कैलेंडर में अपॉइंटमेंट की तरह? हाँ बिल्कुल। ये बस लिस्ट में लिखने वाली चीज नहीं है, ये आपके खुद के साथ फिक्स्ड अपॉइंटमेंट्स है जिन्हें आपको निभाना ही है। समझ गया। जैसे किताब में वो सेल्स पर्सन वाला उदाहरण था कि रोज सुबह मान लीजिए 10 से 11 वो सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल ही करते हैं। एकदम। या फिर जैसे सुबह जल्दी उठकर घर पर काम करना जब डिस्टर्बेंस कम होती है। हाँ, या फिर ट्रैवल टाइम, कई बार हम सफर में होते हैं, वो टाइम भी तो यूज हो सकता है फोकस करने के लिए। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि ऐसे डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स बनाने से ना आपका ध्यान पूरी तरह उस काम पर लगता है, और फिर काम ज्यादा असरदार तरीके से होता है। हाँ, और जल्दी भी, क्वालिटी भी बेहतर होती है। हर मिनट का सही इस्तेमाल, खासकर उन मिनट्स का जो आपने अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी काम के लिए रखे हैं। ठीक है, तो बड़े कामों के लिए बड़ा टाइम स्लॉट निकाल लिया, पर ब्रायन ट्रेसी आगे ये भी कहते हैं कि सिर्फ टाइम तय करना काफी नहीं है। हाँ, उस काम को शुरू करने की वो जो रफ्तार चाहिए वो जरूरी है। और यहीं पर चैप्टर 20 आता है, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। मतलब तुरंत काम करने की आदत डालना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जो लोग वाकई टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनमें ये एक्शन ओरिएंटेशन गजब का होता है। एक्शन ओरिएंटेशन मतलब बस शुरू कर देना। हाँ। और सिर्फ शुरू करना नहीं, बल्कि एक अंदर से जल्दी होती है, एक बेचैनी कि बस ये काम अभी होना चाहिए, फौरन। नेपोलियन हिल ने कहा भी है, इंतजार मत करो, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा, जहां खड़े हो वहीं से शुरू करो। और ये जो अंदर की जल्दी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, यही हमें फ्लो स्टेट में ले जाती है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो स्टेज जहां काम एकदम मक्खन जैसा लगता है, फोकस जबरदस्त होता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है, आपको लगता है आप बस बह रहे हैं काम के साथ। वाह। और इससे वो मोमेंटम वाली बात भी जुड़ी है शायद। हाँ, मोमेंटम प्रिंसिपल।
जैसे गाड़ी को धक्का मारते ना, शुरू में ज्यादा जोर लगता है, हाँ बिल्कुल। पर एक बार चल पड़ी तो फिर चलती जाती है। वैसे ही जब आप तेजी से काम शुरू करते हैं और करते रहते हैं तो मोमेंटम बनता है, हाँ, और फिर काम जारी रखना आसान हो जाता है। और शायद एनर्जी भी ज्यादा महसूस होती है। एकदम, जितनी तेजी से काम करते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, आप ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा काबिल बनते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? किताब में वो दोहराने वाला तरीका बताया है, इसे अभी करो, इसे अभी करो। हाँ, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर ये एक तरह की सेल्फ टॉक टेक्निक है, खुद को एक्शन में लाने के लिए। और अगर ध्यान भटके तो दोहराना है, काम पर वापस, काम पर वापस। ये छोटे छोटे मंत्र आपको फोकस रखने में मदद करते हैं। दिलचस्प है। और ये बात भी सही है कि अगर आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की बन जाए जो काम तेजी से और अच्छा करता है, तो वो करियर के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत ज्यादा, आपकी रेपुटेशन बन जाती है। तो ठीक है, हमने टाइम लॉक किया, तुरंत एक्शन लिया। अब आता है तीसरा पॉइंट, चैप्टर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क, यानी हर काम को एक बार में पूरा करें। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। जेम्स एलन का कोट है, हाँ, अपने रिसोर्सेज को बचाना सीखें और उन्हें किसी भी एक पल में किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। इसका मतलब एक काम पकड़ो तो खत्म करके ही उठो। बिल्कुल यही मतलब है। देखिए, हमने प्लानिंग की, प्रायोरिटी सेट की, उस सब का असली मकसद यही है। सबसे जरूरी काम चुनें, उसे शुरू करें और फिर बिना रुके, बिना भटके उसे 100% पूरा होने तक करते रहें। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। कभी ईमेल चेक कर लिया, कभी फोन आ गया। और ट्रेसी कहते हैं कि ये जो बार बार काम शुरू करना, रोकना होता है ना, इससे उस काम को पूरा करने में 500% तक ज्यादा टाइम लग सकता है। 500%? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? सोचिए ना, हर बार जब आप किसी अधूरे काम पर वापस जाते हैं तो आपके दिमाग को फिर से वार्म अप होना पड़ता है। आपको याद करना पड़ता है कि कहाँ छोड़ा था, आगे क्या करना है, वो रिदम दोबारा बनानी पड़ती है। हाँ सही बात है, इसमें टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों लगते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का छुपा हुआ टाइम वेस्ट है। तो इसका उल्टा क्या है? जब हम एक ही काम पे टिके रहते हैं बिना रुके, तब आप वो करते हैं जिसे ट्रेसी एफिशिएंसी कर्व कहते हैं। आप उस कर्व पर नीचे जाते हैं, मतलब आप कम टाइम में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का काम करते हैं। जैसे जैसे आप उस काम में गहरे उतरते हैं, आप ज्यादा एफिशिएंट होते जाते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये करने के लिए तो काफी डिसिप्लिन चाहिए होगा। हाँ, यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का रोल आता है। एल्बर्ट हबर्ड ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। खुद से वो काम करवाने की क्षमता जो आपको करना चाहिए, जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। और यही असली परीक्षा है। किसी जरूरी काम पर टिके रहना, उसे पूरा करना, चाहे मुश्किल लगे या बोरिंग, ये आपकी विल पावर का टेस्ट है। और जब हम ये कर पाते हैं तो सिर्फ काम ही पूरा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आपको अंदर से मजबूती महसूस होती है, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, अपने टाइम के, अपनी एनर्जी के। बिल्कुल, आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं, जैसा ट्रेसी कहते हैं। तो ये तीनों चीजें, बड़े टाइम ब्लॉक, तुरंत एक्शन और सिंगल हैंडलिंग, मिलकर प्रोडक्टिविटी का एक अचूक फॉर्मूला बनाती हैं। इन तीनों तकनीकों को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए। हाँ, ये वाकई सोचिए वाली बात है। हर किसी के लिए शायद जवाब अलग हो, पर इस पर विचार करना यकीनन फायदेमंद होगा। तो ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के हमारे इस बोलती किताब सफर के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। हमने पूरी किताब में टाल-मटोल छोड़ने और ज्यादा काम करने के कई तरीके देखे, और ये सबसे मुश्किल काम यानी फ्रॉग को सबसे पहले खाने वाला विचार तो सचमुच दमदार है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये तो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। और देखिए, किताब के अंत में वो जो 21 सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें हमने अलग अलग अध्यायों में विस्तार से सुना, वो सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं सबसे जरूरी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल में ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए उन मुख्य रत्नों को फिर से परखते हैं। अच्छा, शुरुआत होती है स्पष्टता से, मतलब लक्ष्य एकदम साफ होना। अध्याय 1, सेट द टेबल। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल जिंदगी में हम अक्सर बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। सही ना? सही कहा। क्लैरिटी सबसे पहले, और स्पष्टता के बाद आता योजना बनाना, खासकर हर दिन की योजना पहले से तैयार करना। अध्याय 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस।
कागज पर सोचने की ताकत, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं और योजना साफ हो जाती है। हाँ, इससे सुबह उठते ही पता होता है कि करना क्या है, भटकना नहीं पड़ता। जी। और फिर आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग अटकते हैं, प्राथमिकता तय करना। 80-20 नियम, अध्याय 3, ये याद दिलाता है कि हमारे 20% काम ही 80% नतीजे देते हैं। हाँ, लेकिन उन जरूरी 20% कामों को पहचानना, वो अपने आप में एक चुनौती हो सकती है कई बार। बिल्कुल, और यहीं पर ABCD मेथड, याद है अध्याय 5 वाला, वो बहुत काम आता है। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से बांटना है। A यानी वो काम जो जरूर करने हैं, हाँ, B जो करने चाहिए, C जो करें तो अच्छा है, D जिन्हें किसी और को सौंप सकते हैं, और E जिन्हें छोड़ ही देना चाहिए। हाँ। और आपका फ्रॉग, वो मेढक, हमेशा A1 टास्क होता है, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल भी। अच्छा, मान लीजिए हमने लक्ष्य साफ कर लिया, योजना बना ली, प्राथमिकताएं भी तय कर ली, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है या धीमी गति से हो रहा है। किताब इसके लिए बाधाओं को पहचानने पर जोर देती है ना? अध्याय 11 वाला। हाँ, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। और अक्सर होता यह है कि हमारी रफ्तार किसी एक मुख्य बाधा या रुकावट की वजह से अटकी होती है। वो अंदरूनी भी हो सकती है, जैसे कोई डर या हुनर की कमी, या बाहरी, जैसे संसाधनों की कमी। अच्छा, उस एक मुख्य बाधा को पहचानकर उसे दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि 10 अलग-अलग चीजों पर एक साथ। और जब वो बाधा कोई बहुत बड़ा काम या फ्रॉग हो, तो उसे छोटे हिस्सों में बांटने की तकनीक, अध्याय 18 वाली, स्लाइस एंड डाइस द टास्क, वो कमाल की। बिल्कुल, जैसे एक विशाल लकड़ी के गट्ठर को एक बार में नहीं काट सकते, पर छोटे-छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। ये बड़े पहाड़ जैसे लगने वाले कामों को करने लायक बना देता है। हाँ, इससे वो काम उतना डरावना नहीं लगता। और फिर बात आती है काम को पूरा करने की, पूरी एकाग्रता के साथ, बिना भटके हुए। सिंगल हैंडल एवरी टास्क, अध्याय 20। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी आदतों में से एक है। हाँ, बिल्कुल, फोन, नोटिफिकेशन, ध्यान भटक ही जाता है। तो एक बार में एक काम जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, लक्ष्य साफ करें, रोज योजना बनाएं, सबसे जरूरी कामों मतलब अपना A1 फ्रॉग, उसको पहचानें और उस पर फोकस करें। हाँ, 80-20 और ABCD मेथड की मदद से। फिर मुख्य बाधा को पहचान कर हटाएं, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटें। और फिर पूरी एकाग्रता और हाँ, तेजी के साथ डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अध्याय 20, उसे पूरा करें। वाह, यही है व्यक्तिगत प्रभावशालिता का सार। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आजमाए हुए सिद्धांत है। इन्हें लगातार अपनाने से आदत बनती है और नतीजे दिखने लगते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। उम्मीद है ईट दैट फ्रॉग की इस पूरी बोलती किताब यात्रा और आज की इस खास चर्चा से श्रोताओं को न सिर्फ जानकारी मिली होगी, बल्कि अपनी जिंदगी में इन तकनीकों को आजमाने की प्रेरणा भी मिली होगी। यकीनन, ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं, बस निरंतरता जरूरी है। बोलती किताब पर इस पूरी किताब की चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो बोलती किताब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप अगली कौन सी किताब पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी पसंद हमारे लिए मायने रखती है। बिल्कुल, तब तक के लिए सोचिए कि आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फ्रॉग क्या है और उसे खा जाइए, मतलब बस कर डालिए।